हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक और आरबीआई से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय आरबीआई? इनमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है? पहला है इशू ऑफ करेंसी नोट्स, दूसरा है क्रेडिट कंट्रोल, थर्ड है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम पब्लिक और फोर्थ है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो देखिए आरबीआई का फंक्शन कौन सा नहीं है? तो इशू ऑफ करेंसी नोट्स ये आरबीआई का फंक्शन है। आरबीआई करेंसी नोट्स इशू करती है। क्रेडिट कंट्रोल, इकोनॉमी में जो क्रेडिट का फ्लो है उसको कंट्रोल करती है। थर्ड है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम पब्लिक, ये आरबीआई का फंक्शन नहीं है, ये आपका फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स का। कमर्शियल बैंक्स जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं ऑन इंटरेस्ट। दैट मीन्स कि जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं और उसमें उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती हैं। तो ये देखिए फंक्शन नहीं है। फोर्थ भी देख लेते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ये भी आरबीआई का ही फंक्शन है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम पब्लिक ये आरबीआई का फंक्शन नहीं है, बल्कि ये कमर्शियल बैंक्स का फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑर्डिनरीली इंटेल्स नेट वेलफेयर ऑफ पीपल, ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड नेशनल इनकम एक्सेट्रा, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इकोनॉमिक पॉलिसी को हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट के कुछ एम होते हैं जो वो अचीव करती है थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, जिससे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कंट्री का वो किया जा सके। कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो जो एम्स होने चाहिए, जो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती है। अब वो एम्स क्या क्या हैं? दैट मीन्स क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो और अच्छी हो। इसके लिए आप देखते हैं कि कई सारे इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं आउटसाइड, प्लस बाहर से इन्वेस्टमेंट्स को वेलकम किया जाता है इन आवर कंट्री। इसके अलावा फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हमारी कंट्री में सुधारना। हमारे यहाँ लेबर फोर्स अच्छी खासी है, उसको किस तरीके से यूज़ किया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अच्छी बन सके, ये भी एक एम है जो ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का सही डिस्ट्रीब्यूशन होना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में आती है वो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का वो बहुत अनइवन है। कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके पास बहुत पैसा है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत कम पैसा है या बहुत अच्छी सिचुएशन उनकी नहीं है। ये जो रिच और पुअर के बीच का गैप है, ये जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ज़रूरी है कि हम ये कहें कि एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन या इवन डिस्ट्रीब्यूशन या एक बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इम्प्रूव करना, प्लस फेयर कंपटीशन को मेंटेन करना। देयर शुड बी अ फेयर कंपटीशन। किसी को हम ज़्यादा सपोर्ट ना कर रहे हों और बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए या बाकी बिजनेसेस के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी बिजनेसेस हैं जो मोनोपोली क्रिएट कर रही हैं जिसकी वजह से एक हेल्दी कंपटीशन मेंटेन ना हो पा रहा हो। ये चीज़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सही नहीं होंगी, इसलिए ज़रूरी है कि फेयर कंपटीशन मेंटेन किया जाए। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो देखिए वेलफेयर ऑफ पीपल, इकोनॉमिक पॉलिसी का वन ऑफ द एम होता है वेलफेयर ऑफ पीपल, प्लस जीडीपी की ग्रोथ, नेशनल इनकम की ग्रोथ, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी है। तो ये सभी
ये तीनों ही इकोनॉमिक पॉलिसी में आपको देखने को मिलते हैं या इकोनॉमिक पॉलिसी के एम हैं। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935, 1949, 1947 या फिर 1969। तो देखिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। RBI was established on 1st April 1935 under RBI Act 1934. RBI was established on the recommendation of Hilton Young Commission, जिसको हम रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनेंस के नाम से भी जानते हैं। ये दिया गया था रिकमेंडेशन इन द ईयर 1925। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, दैट मीन्स शॉर्ट नेम कह सकते हैं CD देशमुख। जो करंट गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज आरबीआई, नबार्ड, एसबीआई या फिर लोकल मनी लेंडर्स। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट यहां करेक्ट होगा, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब है जब कोई ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन बैंक्स पर या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर आती है या गवर्नमेंट पर आती है, जहां पर उनको कहीं से कोई भी असिस्टेंस नहीं मिल रहा है, उस केस में आरबीआई हमेशा रेडी है। आरबीआई उनकी हेल्प के लिए आता है। जब भी कोई क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, आरबीआई फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और गवर्नमेंट्स को। इसीलिए हम आरबीआई को कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे कम पड़ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में वो आरबीआई के पास जाते हैं सो दैट आरबीआई प्रोवाइड्स देम लोन। आरबीआई उनको लोन प्रोवाइड करता है। सो आरबीआई इज सेड टू बी लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ नोट इशू अडॉप्टेड बाय आरबीआई इज। ऑप्शंस हैं प्रोपोर्शनल रिजर्व मेथड, मिनिमम रिजर्व मेथड, पार्टली प्रोपोर्शनल रिजर्व मेथड एंड पार्टली मिनिमम रिजर्व मेथड या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए 1956 के पहले प्रोपोर्शनल रिजर्व मेथड इंडिया में यूज किया जाता था, बट 1956 से ये मेथड चेंज किया गया और अडॉप्ट किया गया मिनिमम रिजर्व मेथड। तो ऑप्शन बी यहां करेक्ट होगा कि आरबीआई अडॉप्ट्स मिनिमम रिजर्व मेथड। अब ये मिनिमम रिजर्व में रुपए 200 करोड़ रुपए का रिजर्व होता है। तो ये जो 200 करोड़ रुपए हैं रिजर्व के, इसको हम फर्दर बाइफरकेट करें तो दो पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे। रुपए 115 करोड़ का गोल्ड रहता है, रुपीज 115 करोड़ का गोल्ड और रुपीज 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी। ये मेंटेन करके, इतना बैक करके नोट इशू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which document is not considered in KYC norms? ऑप्शंस हैं ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर या बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो देखिए केवाईसी का यहाँ फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। केवाईसी स्टैंड्स फॉर नो योर कस्टमर। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपनी क्लाइंट्स की आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं। क्लाइंट्स की जो आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई करते हैं ताकि जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं या मनी फ्रॉड हैं इसको कम से कम किया जा सके, इसको रिड्यूस किया जा सके। तो केवाईसी कराने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, तो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है। ये सभी इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए भी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट का यूज किया जाता है। प्लस एड्रेस वेरीफाई करने के लिए हम यूटिलिटी बिल्स का भी यूज करते हैं।
यूटिलिटी बिल्स भी यूज किया जाता है, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड हो गया, ये सभी क्या है केवाईसी के लिए यूज किए जाते हैं। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो ड्राइविंग लाइसेंस भी केवाईसी के लिए यूज होता है, पैन कार्ड भी होता है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर ये भी केवाईसी के लिए यूज किया जाता है फॉर द सिटीजंस हु आर गेटिंग पेंशन। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ये केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज नॉट कंसिडर्ड इन केवाईसी नॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी इज प्रिपेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय। ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट या फिर एसबीआई। तो देखिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसीज प्रिपेयर और डिक्लेयर की जाती है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसीज आरबीआई क्यों बनाती है? फॉर द रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स और मनी सप्लाई को इकोनॉमी में रेगुलेट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, ताकि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट को मैनेज किया जा सके, जो करेंसी है उसको स्टेबलाइज किया जा सके, प्राइसेस को मैनेज किया जा सके। इसलिए आरबीआई मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स को इकोनॉमी में रेगुलेट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following limits the power of credit creation by commercial banks? ऑप्शंस हैं फिस्कल पॉलिसी, बैंकिंग लॉज, रेपो रेट या बिजनेस पेसिमिज्म। तो देखिए कमर्शियल बैंक्स जो क्रेडिट क्रिएट करती हैं इसको लिमिट करने के लिए हेल्प करता है रेपो रेट, तो यहां ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रेपो रेट। अब ये कैसे करता है? तो रेपो रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई जो कमर्शियल बैंक्स होता है उनको लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं मनी लेंड करती है। आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स एट रेपो रेट। रेपो रेट के केस में क्या होता है कि कुछ सिक्योरिटी रखती है, आरबीआई क्या करेगी कि कुछ सिक्योरिटीज अपने पास कमर्शियल बैंक से रखवाती है और उसके बदले में उनको लोन देती है। फिर जब कमर्शियल बैंक लोन का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट लौटा देता है तो जो सिक्योरिटी है वो रिटर्न कर दी जाती है। अगर रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाए, अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए, यानी कि जिस रेट पर सेंट्रल बैंक आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा लेंड कर रही है, अगर इस रेट को बढ़ा दिया जाए तो कमर्शियल बैंक्स के लिए जो लोन लेना होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। लोन लेना या जो बोरोइंग होगी वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। जो कमर्शियल बैंक है उसको जो पैसा मिल रहा है आरबीआई से जो उसको पैसा मिल रहा है जब वो महंगा है, तो फर्दर कमर्शियल बैंक क्या कर सकती है कि जब वो लेंडिंग करेगी टू देयर कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को जब वो लेंड करेगी तो यहाँ पर भी चांस है कि वो क्या करेगी, महंगी रेट्स पर जो लेंडिंग रेट होगा उसको बढ़ा देगी, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है उसके लिए भी लोन जो है वो महंगा हो जाएगा। अब कंज्यूमर जनरल कंज्यूमर्स, बिजनेसेस कोई भी हो सकते हैं। तो अब चूंकि कंज्यूमर के लिए पैसा लेना, लोन लेना महंगा हो गया है, उस वजह से क्या होगा कि जो बोरोइंग होगी कस्टमर की वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। बोरोइंग विल रिड्यूस। अब बोरोइंग रिड्यूस हो जाएगी, उस रीजन से क्या होगा कि जो क्रेडिट क्रिएशन है वो भी यहां पर रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? ऑप्शंस है मोनोपोली ऑफ इशूइंग नोट्स, क्रेडिट क्रिएशन, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फंड्स या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए ऑप्शन बी यहां करेक्ट होगा, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन ये किया जाता है बाय कमर्शियल बैंक्स। यहीं पर अगर क्रेडिट कंट्रोल लिखा होता तो क्रेडिट कंट्रोल सेंट्रल बैंक करती है, लेकिन क्रेडिट क्रिएशन का काम कमर्शियल बैंक करती है। तो कमर्शियल बैंक अब यहाँ पे क्रेडिट कैसे क्रिएट करती है? तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम किसी ने पैसा डिपॉजिट किया। अब जब किसी कस्टमर ने पैसा डिपॉजिट किया तो फर्दर क्या होगा कि कुछ रिजर्व जैसे कि CRR, SLR,
रिजर्व कमर्शियल बैंक रखेगी। फिर कुछ परसेंट रिजर्व रखने के बाद जो बचा हुआ पैसा होता है वो उसको लेंड कर देती है। अब जो ये लेंडिंग करती है वो इन कैश नहीं होता, ये जो लेंडिंग है ये बैंक में अकाउंट ओपन करके बैंक करती है। तो इस तरीके से क्या है, एक साइकिल में ये क्रेडिट क्रिएट करती है। मान लीजिए कि 100 रुपये डिपॉजिट किया गया, 10 रुपये रिजर्व रखा गया, बचा 90 रुपया। 90 रुपये को क्या करेगा, इसने क्या कर दिया, कमर्शियल बैंक ने लेंड कर दिया। अब इस 90 रुपये को उसने कैश में ना दे करके क्या किया, अकाउंट ओपन करके किया, बैंक में अकाउंट ओपन कर दिया। तो ये क्या हो गया, आपका 90 रुपया बैंक में आ गया। तो इस तरीके से कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बैंक रेट इज रिड्यूस्ड बाय आरबीआई क्रेडिट क्रिएशन विल बी। ऑप्शंस है रिड्यूस्ड, कांस्टेंट, इंक्रीज्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इंक्रीज्ड। अगर बैंक रेट को आरबीआई रिड्यूस कर देती है तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगी। बैंक रेट क्या है, बैंक रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई क्या करती है, लॉन्ग टर्म के लिए लेंडिंग करती है टू दी कमर्शियल बैंक्स। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर बैंक रेट रिड्यूस कर देती है आरबीआई तो जो लोन लेना होगा कमर्शियल बैंक्स के लिए वो क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, एक्सपेंसिव नहीं रहेगा बल्कि सस्ता हो जाएगा। कम रेट पे, लोअर रेट्स पर लोन मिलेंगे टू द कमर्शियल बैंक्स। तो जब कमर्शियल बैंक को लोअर रेट्स पे लोन्स मिल रहे हैं तो वो कस्टमर के लिए भी जो रेट है उसको कम करेगी, और कस्टमर को जब कम रेट पे लेंडिंग हो रही है, कम रेट्स पे लोन मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा बोरोइंग्स करेंगी, और जितनी ज़्यादा बोरोइंग्स करेंगी क्रेडिट क्रिएशन इनहैंस होगी, इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड ऑफिस ऑफ आरबीआई इज सिचुएटेड एट। ऑप्शंस हैं दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद। तो देखिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मुंबई। आरबीआई का हेड ऑफिस मुंबई में है। 1937 तक आरबीआई का जो हेड ऑफिस था वो कोलकाता में था, उसके बाद इट शिफ्टेड टू मुंबई। तो टिल डेट मुंबई में आरबीआई का हेड ऑफिस सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड बैंक रेट पॉलिसी, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए क्रेडिट कंट्रोल जो आरबीआई करती है वो दो तरीके से करती है, एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड और दूसरा होता है क्वालिटेटिव मेथड। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सभी क्या है, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स हैं। लेकिन रेशनिंग ऑफ क्रेडिट जो है ये क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट ये क्वालिटेटिव कंट्रोल मेथड है। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि क्रेडिट का कोटा फिक्स कर दिया जाता है, क्रेडिट कोटा इज फिक्स्ड। क्रेडिट कोटा फिक्स कर दिया जाता है डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, ताकि जो क्रेडिट है वो जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं या प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उनमें फ्लो कर सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बिजनेसेस के लिए, जो लार्ज स्केल पे बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए क्रेडिट का कोटा बनाना, ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या जो अदर प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पर क्रेडिट फ्लो कर सके, उनके पास क्रेडिट पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेट द सेंट्रल बैंक लेंड्स टू बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑप्शंस है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट या फिर एसएलआर। तो देखिए रेपो रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लेंडिंग करती है फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या शॉर्ट टर्म के लिए करती है अगेंस्ट सिक्योरिटीज, यानी कि कुछ सिक्योरिटीज रखने के बाद यहाँ पर लेंडिंग की जाती है बाय आरबीआई टू दी कमर्शियल बैंक्स। ये एक तरीके का आप कह सकते हैं सेल एंड परचेज अग्रीमेंट की तरह होता है, सेल एंड परचेज अग्रीमेंट। इसमें क्या होगा कि आरबीआई जब लोन दे रही है तो सिक्योरिटीज रखवा रही है अपने पास कमर्शियल बैंक से, इसके बाद जब कमर्शियल बैंक्स लोन और इंटरेस्ट का अमाउंट लौटाएंगे तो आरबीआई उनकी सिक्योरिटी उनको वापस कर देगी। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को लेंडिंग करते हैं। आरबीआई को जब पैसे की जरूरत है तो कमर्शियल बैंक्स उनको लेंड करते हैं एट रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई
कमर्शियल बैंक्स को लेंड करती है फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए लेंड करती है, और यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटीज नहीं रखी जाती हैं, एंड इट इज अ काइंड ऑफ अ डिस्काउंट रेट। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? ये एक तरीके का आप कह सकते हैं एक मिनिमम परसेंटेज है जो कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना पड़ता है बिफोर लेंडिंग करने से पहले, पैसा लेंड करने से पहले टू द कस्टमर्स एक सर्टेन रेट पे, एक सर्टेन परसेंटेज पर कुछ अमाउंट एज अ रिजर्व मेंटेन करना होता है कमर्शियल बैंक्स को अपने पास। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रेपो रेट वो रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में लेंडिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन जनवरी 26, 1948, जनवरी 1, 1949, जनवरी 26, 1950 या जनवरी 1, 1956। तो देखिए सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। जनवरी 1, 1949 में आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो रेट इज अ रेट एट विच बैंक्स टेक्स मनी फ्रॉम आरबीआई टेक्स मनी फ्रॉम बैंक्स, गवर्नमेंट टेक्स मनी फ्रॉम आरबीआई, मनी इज टेकन बाय वन बैंक फ्रॉम अनदर बैंक। तो अभी हमने रेपो रेट के बारे में पढ़ा था कि वो एक ऐसा रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लेंड करता है, यानी कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेता है। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा, बैंक्स टेक्स मनी फ्रॉम आरबीआई एट रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड नेम ऑफ विच बैंक वाज इंपीरियल बैंक। ऑप्शंस हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स हुआ करते थे, बैंक ऑफ कैलकटा, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 क्या थे? प्रेसिडेंसी बैंक्स थे। बैंक ऑफ कैलकटा ये स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे इन द ईयर 1840 और बैंक ऑफ मद्रास इन द ईयर 1843। फर्दर इन प्रेसिडेंसी बैंक्स को अमलगमेट किया गया, इनका अमलगमेशन हुआ और 1921 में एक नया बैंक फॉर्म किया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फर्दर इन द ईयर 1955 जो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसको नेशनलाइज किया गया। इट वाज नेशनलाइज्ड एंड नेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज एसबीआई। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पुराना नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो ऑप्शन बी यहां करेक्ट होगा, एसबीआई दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंडियन बैंक। तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है। जो ये सेंट्रल बैंक होता है ये किसी भी कंट्री का एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि मनी मार्केट को कंट्रोल करती है, या मनी मार्केट को हम कह सकते हैं रेगुलेट करती है, यानी मनी मार्केट की लीडर होती है सेंट्रल बैंक्स। इनका काम होता है जितनी भी कमर्शियल बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनको सुपरवाइज करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ये सारा काम सेंट्रल बैंक देखती है। आरबीआई पे मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप उसे अगर देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक रेट इज डिटरमाइंड बाय। ऑप्शंस हैं आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए बैंक रेट इज डिटरमाइंड बाय आरबीआई, तो ऑप्शन ए यहां करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई इशूज ऑल टाइप्स ऑफ नोट्स इन इंडिया एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, 500 रुपी नोट, 10 रुपी नोट या 100 रुपी नोट। तो ऑप्शन ए यहां करेक्ट होगा, 1 रुपी नोट। इंडिया में 1 रुपी नोट्स, कॉइन्स और जो सब्सिडियरी कॉइन्स हैं इनको इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस 1 रुपी नोट को इशू करती है और इस पर जो साइन होता है, सिग्नेचर होता है, ये होता है फिनांस सेक्रेटरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एसएलआर रेशियो ऑफ अ बैंक। ऑप्शंस हैं रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट
against total investment, amount deposited by the bank with central bank in the form of cash, gold and securities, amount that commercial banks are required to maintain before providing credit to customers, या फिर amount that commercial bank deposit with foreign bank. Statutory liquidity ratio वो रेशियो है जिसमें कमर्शियल बैंक्स उनके पास जो पैसा होता है कस्टमर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करने से पहले कुछ परसेंटेज एज अ रिजर्व वो अपने पास मेंटेन करती हैं, एज अ रिजर्व वो अपने पास रखती हैं. तो ऑप्शन सी यहां करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रिजर्व बैंक वांट्स टू इंक्रीज लिक्विड करेंसी विद कमर्शियल बैंक्स इट शुड release gold from its own corpus, government bonds should be bought in the open market, transaction related to bills of exchange should be stopped, cash reserve ratio should be increased. तो देखिए, अगर सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहती है कि कमर्शियल बैंक्स के पास लिक्विड करेंसी मेंटेन रहे, इसके लिए वो क्या करेगी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदेगी इन दी ओपन मार्केट. तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड शुड बी बॉट इन द ओपन मार्केट. यानी कि यहां पर किस मेथड की बात हो रही है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगा फ्रॉम दी कमर्शियल बैंक्स. अब कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी खरीदेगा तो सिक्योरिटी चली गई आरबीआई के पास और मनी किसके पास आ गया, कमर्शियल बैंक्स के पास. तो कमर्शियल बैंक्स के पास मनी आ गया, कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा आ गया और उनका रिजर्व जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट बाय सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज की खरीदी बेची करती है. अगर लिक्विड करेंसी को कमर्शियल बैंक्स के पास बढ़ाना है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदेगा सेंट्रल बैंक, और अगर घटाना है, कम करना है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर पार्ट ऑफ इनकम पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, लेबर पॉलिसी या फिर क्रेडिट पॉलिसी. तो यहां पर देखिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्रेडिट पॉलिसी. सेंट्रल बैंक की, आरबीआई की जो क्रेडिट पॉलिसी है ये दो तरीके की होती है, क्वांटिटेटिव और दूसरी होती है क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव में क्या क्या आएगा, बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर. नेक्स्ट है क्वालिटेटिव मेथड्स. क्वालिटेटिव मेथड्स कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्शन और फोर्थ है मॉरल सुएशन. तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, आपका क्रेडिट पॉलिसी का पार्ट है. मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट रेट इज रेगुलेटेड बाय एसबीआई, आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर नन ऑफ दीज. तो देखिए यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट्स को रेगुलेट करती है ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके और प्राइस की स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आरबीआई रिड्यूसेस सीआरआर इट रिजल्ट्स इनटू. ऑप्शंस हैं इंक्रीज इन लेंडेबल रिसोर्सेज, डिक्रीज इन लेंडेबल रिसोर्सेज, डिक्रीज इन डिपॉजिट्स या फिर इंक्रीज इन डिपॉजिट्स. कैश रिजर्व रेशियो का मतलब जिसमें एक मिनिमम परसेंटेज टोटल डिपॉजिट्स का कमर्शियल बैंक्स को रखना पड़ता है विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, गोल्ड. आरबीआई के पास एक मिनिमम परसेंटेज टोटल डिपॉजिट का कमर्शियल बैंक्स रखते हैं बिफोर लेंडिंग. कैश रिजर्व रेशियो को अगर बढ़ा दिया जाए, अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए पहले 10% कैश रिजर्व रेशियो था, अब 15% कर दिया जाए, तो इस केस में क्या होगा कि जो लेंडेबल अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. लेंडेबल अमाउंट जो एज अ लोन जो पैसा दिया जाना था वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पहले 10% रख रहे थे अब 15% रख रहे हैं. सीआरआर बढ़ाने से क्या होगा, जो लेंडेबल अमाउंट है वो कम हो जाएगा, यानी कि कमर्शियल बैंक कम लोन प्रोवाइड कर पाएगी.
जिसकी वजह से इकोनॉमी में पैसा कम आएगा। इसी के विपरीत, इसी के अपोजिट, अगर CRR को रिड्यूस कर दिया जाए, यानी पहले मान लीजिए कि 15% CRR था, अब 10% हो गया, तो जो लोन देने के लिए पैसा है, जो अमाउंट है कमर्शियल बैंक्स के पास, वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी पहले के कंपैरिजन में अब वो ज्यादा लोन दे सकती है, लोग ज्यादा पैसा बोरो कर पाएंगे, इकोनॉमी में मनी का फ्लो इंक्रीज होगा। तो अगर RBI CRR को रिड्यूस करती है तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन लेंडेबल रिसोर्सेज, यानी ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा। अगर आप हमारे लेक्चर्स के फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस और RBI से रिलेटेड कुछ PYQs जो आपके TGT PGT एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।